सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम, लाइनर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको केवल इसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। मतलब कि बोहर का मॉडल और बोहर मॉडल की कमियां वो आएगी लेक्चर नंबर 20 में। ये है 19, ठीक है। तो इसमें आपको मैं कोशिश करूंगा समझाने की कि हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, और इसमें एक सूत्र बताऊंगा और उस सूत्र का डेरिवेशन भी अगले वीडियो में ही आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो का या इस टॉपिक का मैं 3 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। ये पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड में आपको बताऊंगा बोहर का मॉडल और उसके दोष, और लास्ट में यहाँ जो सूत्र बनाऊंगा उसका डेरिवेशन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से दोस्तों, 2-3-4 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, इसके लिए माफी चाहता हूँ। बाकी दोस्तों लेक्चर नंबर 19 के अंदर हम समझते हैं हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। हालांकि ये होता क्या है इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। दोस्तों यदि अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन गैस को लेकर के, हालांकि हाइड्रोजन जो होता है वो इसका गैस या हाइड्रोजन होता है अणु के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है दोस्तों? अणु के फॉर्म में होता है। जब मैं इसको गर्म करूंगा दोस्तों, तो ये गर्म करने के बाद ये जो अणु होते हैं वो दोस्तों परमाणु में विभक्त हो जाते हैं। किस में विभक्त हो जाते हैं? परमाणु में विभक्त हो जाते हैं। जब परमाणु में विभक्त होते हैं तो उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को क्या करते हैं दोस्तों? अवशोषित करके, यानी कि एनर्जी को ग्रहण करके वो अपनी जो मूल अवस्था होती है जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? हम इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो अपनी जो मूल अवस्था होती है जिसको हम बोल सकते हैं दोस्तों ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेज या स्टेट जो होता है वहां से दोस्तों वो उत्तेजित होकर के वो चले जाते हैं उच्च ऊर्जा स्तर में। इसको मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ परमाणु को लेकर के, ठीक है, ताकि आसान हो जाए। देखिए ध्यान से, अगर दोस्तों हाइड्रोजन गैस होती है, इसके अणु को गर्म किया जाता है तो अणु होता है वो परमाणु में डिवाइड हो जाता है। तो परमाणु अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा होगा। देखिए ध्यान से, ये होगा नाभिक, ये हो जाएगा दोस्तों कोश। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन में कुछ लोग बोलेंगे कि हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। बट कोश तो भाई होते हैं, है ना, कोश तो होते हैं। अब देखो ये जो मैंने बाउंड्री की है ना, वैसे कोई परमाणु के अंदर बाउंड्री नहीं होती है। क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ये नाभिक के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन मान लेते घूम रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इस दौरान वो एक निश्चित दूरी बना करके घूमता है, इस कारण से हम बाउंड्री बनाते हैं। हालांकि ऐसे परमाणु में कोई बाउंड्री नहीं होती है, ये नई बात है आपके लिए, ठीक है। हजम नहीं होगी, हजम हो जाएगी। देखिए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित दूरी बना करके घूमते हैं, इसलिए हम इसको बाउंड्री से दर्शाते हैं। और उस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? कोश बोलते हैं, है ना, कक्षा बोलते हैं उसकी। तो अगर आप लोग समझो किसी अन्य परमाणु को लेकर के, या दोस्तों हम बात करें इसी को लेकर के, तो इसमें भाई साहब कोश तो होंगे। तो कोश मैं आपको दिखाने के लिए बना देता हूं ऐसे। जब हमने इसको गर्म किया तो ये परमाणु है हाइड्रोजन का परमाणु। इस हाइड्रोजन के परमाणु में जो भी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसने क्या किया है? एनर्जी को अवशोषण किया है, ऊर्जा को अवशोषण किया है। और अवशोषण करके दोस्तों ये इसकी कहलाती है मूल अवस्था। ये इसकी क्या कहलाती है? मूल अवस्था। इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है, मूल अवस्था। मूल अवस्था से वो एनर्जी को ग्रहण करके वो चला जाता है उच्च ऊर्जा स्तर में, यहां चला जाता है। ये कहलाता है दोस्तों उच्च ऊर्जा स्तर। अब उच्च ऊर्जा स्तर में गया है तो उत्तेजित होकर के चला जाता है। कैसे दोस्तों? उत्तेजित, इसलिए इसको बोलते हैं उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेज बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको अलग से समझाने की कोशिश करूंगा बाद में। फिलहाल इतना समझिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी को जब इसको गर्म किया तो परमाणु जो अणु होता है परमाणु विभक्त हो गया। ये लाइन भी लिखी है यहाँ पर। अब ये इलेक्ट्रॉन होता है एनर्जी को ग्रहण करके
एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटेड होकर के दोस्तों उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। आपको पता है कि उच्च ऊर्जा स्तर में रहने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए। जैसे आप अगर कहीं स्कूल में पढ़ते हो तो अगर आप ट्रिप पे जाने के लिए रेडी हो जाते हो, एक्साइटेड हो जाते हो, अगर आपके सर होंगे वो स्कूल की ट्रिप जा रही है तो उसमें दोस्तों आप जान सकते हो कि आप कितने एक्साइटेड हो जाते हैं, या आपके घर में कोई नई चीज़ आती है तो उसके लिए कितने एक्साइटेड हो जाते हैं। ये एक्साइटमेंट होता है ना, वो कुछ समय के लिए होता है, ज़्यादा देर तक नहीं होता है। सेम यहाँ पर कंडीशन यही है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो उत्तेजित अवस्था, जो एक्साइटेड स्टेट होता है दोस्तों, इसका लगभग समय होता है वो 10⁻⁻6 से 10⁻⁻8 सेकेंड तक होता है। ये बहुत बड़ी बात है, इतना सा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, सेकेंड में है। 10⁻⁻6 से 10⁻⁸ सेकेंड तक होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया है एनर्जी को ग्रहण करके, तो इतनी देर तक टिक सकता है, फिर वापस अपनी मूल अवस्था में आएगा। ध्यान से समझना, वापस इलेक्ट्रॉन होता है, अब वापस अपनी मूल अवस्था में आएगा। तो जो उसने एनर्जी को ग्रहण की थी, जो उसने एनर्जी को, ऊर्जा को ग्रहण किया था, वो दोस्तों ये क्या करता है, एक विकिरण के फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी को दोस्तों बाहर निकालता है। एनर्जी को क्या करता है दोस्तों, बाहर निकालता है। एक विकिरण के फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी को बाहर निकालता है रेडिएशन के फॉर्म में। इस रेडिएशन की बात करेंगे तो इसमें अलग अलग तरंगदैर्ध्य की प्रकाश के अलग अलग तरंगदैर्ध्य होते हैं, ठीक है। तो प्रकाश की भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य की विकिरण होती है। हालांकि इतना समझ लो, बाकी मैं लैंग्वेज लिखवा दूंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, आई बात समझ में यहाँ तक। तो ये चीज़ होती है दोस्तों। अब इसी को लेकर के मैं यहाँ पर कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। देखिए, ये हो जाएगा फर्स्ट कोश, जिसको हम लिख सकते हैं दोस्तों n=1, इसको हम लिख सकते हैं n=2, इसको हम लिख सकते हैं n=3। तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3 कोश हो जाएंगे, जिसको हम K, L, M ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये हो जाएगा n=1, इसके बाद में ये दूसरा कोश n=2, ये तीसरा कोश n=3, ये चौथा कोश दोस्तों n=4, ये पांचवा कोश n=5, ये छठा कोश n=6। ऐसे बहुत होते हैं कोश, ठीक है, ऐसे बहुत होते हैं। यहाँ पर मैंने 3 ही बनाए, बट यहाँ पर ऐसे बहुत होते हैं। तो बहुत के लिए हम क्या कर देंगे, इनफाइनाइट कर देंगे। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, अनंत तक। तो n=इनफाइनाइट। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब देखिए, इलेक्ट्रॉन होता है, ये नाभिक होगा, वो यहाँ पर आप मान सकते हो उस नाभिक को, ठीक है। ये नाभिक है, तो पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, इसको आप KLMNS भी कह सकते हैं, KLMNOP वगैरह, ठीक है। ये इनफाइनाइट क्यू हो जाए, तो आप लोग इसको ऐसे भी कह सकते हो। तो ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। ये चला जाता है उच्च ऊर्जा स्तर में। अब देखो, यहाँ से एक बात समझना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, ये केवल किसके लिए बात हो जाएगी, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। अन्य परमाणु के लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। अब जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह अपनी मूल अवस्था में आता है। अगर इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना दोस्तों, अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी कोश में चला गया है तो दूसरे कोश से वो आ सकता है फर्स्ट कोश में, तीसरे कोश से आ सकता है फर्स्ट कोश में, चौथे कोश से आ सकता है फर्स्ट कोश में, पांचवें कोश से आ सकता है फर्स्ट कोश में, छठे कोश से आ सकता है फर्स्ट कोश में, इनफाइनाइट से भी आ सकता है, बट मैं इसको लंबा इतना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनफाइनाइट से भी आ सकता है, चलो कर लेते हैं। इनफाइनाइट से भी आ सकता है फर्स्ट कोश में। जब इलेक्ट्रॉन दोस्तों फर्स्ट कोश में आता है, कहीं से भी आ सकता है,
तो जब फर्स्ट कोश में आता है इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में, तो वो विकिरण के रूप में एनर्जी को क्या करता है, बाहर निकालता है। ठीक है, तो प्रकाश की भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य के विकिरण को वो उत्सर्जित करता है, और वहाँ पर जो एक श्रेणी बनती है, उस श्रेणी को हम एक नाम देते हैं दोस्तों। वो श्रेणी का नाम हो जाएगा लाइमन श्रेणी, लाइमन सीरीज, लाइमन श्रेणी। और ये लाइमन श्रेणी का जो स्पेक्ट्रम क्षेत्र होता है दोस्तों, वो होता है पराबैंगनी। कौन सा होता है, पराबैंगनी, अल्ट्रा वायलेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, उस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, लाइमन श्रेणी। यदि दोस्तों अन्य परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था यहाँ पर है, तो फिर कहीं भी गया हो इलेक्ट्रॉन तो वो आ सकता है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड कोश में चला गया था तो वापस सेकंड कोश में आ सकता है, 4 कोश से सेकंड में आ सकता है, 5 से आ सकता है सेकंड में, एंड 6 से आ सकता है सेकंड में, एंड इनफाइनाइट से आ सकता है सेकंड में। इस कंडीशन में अगर दूसरे कोश में आता है तो वहाँ पर एनर्जी जो रिलीज होती है, वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की विकिरण निकलती है। वहाँ पर एक श्रेणी का हम एक नाम देते हैं दोस्तों, वो श्रेणी हो जाएगा दोस्तों लाइमन बामर। यहाँ पर एक श्रेणी बनती है, उस श्रेणी का हम एक नाम देते हैं, जो कि क्या नाम हो जाएगा दोस्तों, बामर श्रेणी। क्या हो जाएगा, बामर श्रेणी। बामर श्रेणी होती है दोस्तों, इसकी एक खास बात ये है कि ये दृश्य क्षेत्र होता है इसके अंदर। ठीक है, स्पेक्ट्रमी क्षेत्र होता है, वो दृश्य क्षेत्र होता है। केवल इसी को ही हम देख सकते हैं, वो आपको पता है। दृश्य में अंदर क्या आता है, तो विभज्ञ, और मैंने इसी चीज़ को पढ़ाया था, है ना, विभज्ञ, और 7 कलर आते हैं वो। ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों अगर तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉन होगा, अगर तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉन होगा, वो अगर कहीं भी चला गया हो एनर्जी को ग्रहण करके, तो वो कहीं से भी आ सकता है। वही कंडीशन है, कहीं से भी आ सकता है। तो 4 में अगर चला गया तो वापस थर्ड में आएगा, एनर्जी को बाहर निकालेगा, वापस इसमें आएगा, बाहर निकालेगा, वापस इसमें आएगा, बाहर निकालेगा, वापस इसमें आ सकता है। तो इस कंडीशन में जो श्रेणी का नाम होता है दोस्तों, वो हो जाता है दोस्तों लाइमन बामर पाश्चन श्रेणी। कौन सी श्रेणी दोस्तों, पाश्चन श्रेणी। उस श्रेणी को हम बोलते हैं पाश्चन श्रेणी। और पाश्चन श्रेणी होती है वो, इसके लिए स्पेक्ट्रमी क्षेत्र कौन सा होगा, तो इसके लिए स्पेक्ट्रमी क्षेत्र होगा दोस्तों IR, जिसको बोलते हैं अवरक्त तरंगी, अवरक्त किरणें, IR, इंफ्रारेड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड बोलते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, अगर फोर्थ से इलेक्ट्रॉन होगा तो 5 वाले से आ सकता है, 6 से आ सकता है, और लास्ट से इनफाइनाइट से आ सकता है। इस कंडीशन में जो श्रेणी का नाम होगा वो दोस्तों हो जाएगा लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट। ऐसे याद करना आपको। ठीक है, तो ब्रैकेट हो जाएगा, ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी के लिए भी IR ही होता है, अवरक्त। ठीक है, अवरक्त तरंग, अवरक्त इंफ्रारेड। ठीक है, नेक्स्ट अगर 5 से इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, तो 5 से है तो 6 से आ सकता है, चला गया ऊपर तो वापस आ सकता है, एंड इनफाइनाइट से आ सकता है। तो इस कंडीशन में जो श्रेणी का नाम होगा वो दोस्तों हो जाएगा फुंड श्रेणी। क्या हो जाएगा, फुंड श्रेणी। इसके लिए भी होता है इंफ्रारेड, IR। ठीक है, नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रॉन आपका चला गया है 6 से इनफाइनाइट में, तो इनफाइनाइट से आ सकता है दोस्तों यहाँ पर 6 में। अगर 6 में आया है तो इस कंडीशन में जो श्रेणी होगी उस श्रेणी को हम बोलते हैं दोस्तों हम्फ्री। क्या बोलते हैं इसको, हम्फ्री, हम्फ्री श्रेणी, हम्फ्री श्रेणी। ये भी IR के अंदर ही होगा, इसका भी स्पेक्ट्रम क्षेत्र IR ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं लंबा कर देता हूँ, यहाँ पर ये जा रहा है। ठीक है, ओके, तो ये कंडीशन हो सकती है। तो इस आधार पर आपने देखा दोस्तों अलग अलग सीरीज बनती है, जैसे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड श्रेणी, पी फुंड श्रेणी बोलते हैं इसको सीरीज, एंड हम्फ्री सीरीज। जिसमें लाइमन के लिए स्पेक्ट्रम क्षेत्र हो जाएगा पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट, एंड बामर श्रेणी के लिए दृश्य विजिबल रीजन होगा, एंड पाश्चन श्रेणी के लिए IR इंफ्रारेड, ब्रैकेट फुंड और हम्फ्री के लिए सारे के लिए क्या हो जाएगा
IR हो जाएगा, इंफ्रारेड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया कि अगर हाइड्रोजन गैस को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उसके अणु परमाणु में विभक्त हो जाते हैं। तो ऊर्जा पा करके, कौन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ऊर्जा पा करके प्रत्येक परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी मूल अवस्था ग्राउंड स्टेज से, ग्राउंड स्टेज या स्टेट बोले एक ही बात है, तो ग्राउंड स्टेट से उच्च ऊर्जा स्तर में, यानी कि वो आगे वाले कोश में चला जाते हैं। ठीक है, वो कहीं से भी जा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था ये हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी, तो वो ऊपर भी चले जाते हैं। ठीक है, एनर्जी को ग्रहण करके, ऊर्जा को ग्रहण करके, तो वो उच्च ऊर्जा स्तर की उत्तेजित अवस्था में एक्साइटेड स्टेज में चला जाता है। अब क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट के जो समय होता है वो 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁸ सेकंड का होता है। तो वो वापस से आएगा अपनी मूल अवस्था में, तो वो क्या करता है, विकिरण को उत्सर्जित करता है। प्रकाश की विभिन्न या भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य की विकिरण को क्या करता है, बाहर निकलता है। इस आधार पर एक सीरीज बनती है जो कि, तो वो है लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री। ठीक है, अब मैं इसकी लैंग्वेज को लिखता हूँ। हाँ दोस्तों, इसकी जो मैंने लैंग्वेज होती है इसकी लिख दी है, देखिए ध्यान से। यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया था, एक बार वापस रिटर्न पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन गैस को गर्म करने पर उसके अणु परमाणु में विभक्त हो जाते हैं। ऊर्जा पाकर प्रत्येक परमाणु उपस्थित इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था से, उसकी ग्राउंड स्टेट से, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले स्थित था वो उसकी कहलाती है मूल अवस्था, ग्राउंड स्टेज। ठीक है, वहाँ से वो क्या करता है, उच्च ऊर्जा स्तर में एक्साइटेड होकर के, एक्साइटेड मतलब अपनी मूल अवस्था से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित अवस्था में या उत्तेजित होकर के एक्साइटेड स्टेज में चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। यहाँ तक आपने पढ़ा, देखा, मैंने समझा है। बाकी जो लैंग्वेज उसी के आधार पर है, चूँकि उत्तेजित अवस्था के 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁸ सेकंड तक ही अस्थायी होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कि जो उत्तेजित अवस्था होती है इसके अस्थाई की हम बात करेंगे तो ये इतना समय ही तक ही अस्थाई होता है, वापस इलेक्ट्रॉन होता है अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। जब प्रत्येक परमाणु में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आने पर वो भिन्न भिन्न ऊर्जाओं की विकिरण उत्सर्जित करता है। भिन्न भिन्न ऊर्जाओं की या भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्यों की विकिरण को वो क्या करता है, उत्सर्जित करता है। यह विकिरण ऊर्जा प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्ध्यों के रूप में प्राप्त होती है। इन तरंगों का विश्लेषण जो करते हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोप, जो कि ये इसके लिए काम में आता है दोस्तों, पहचान करने के लिए, मापने के लिए। ठीक है, तो यह विकिरण ऊर्जा प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्ध्यों के रूप में प्राप्त होती है। इन तरंगों का जो विश्लेषण किया जाता है वो स्पेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से किया जाता है, इसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ तक आपने देखा यहाँ पर कि जो मूल अवस्था है, अगर किसी की सेकंड मूल अवस्था है तो वो कहीं भी चला गया है किसी भी कोश में तो वापस ये सेकंड में आ सकता है। किसी की मूल अवस्था 3 हो सकती है, किसी की 4। तो इस आधार पर सीरीज बनती है। फर्स्ट में अगर इलेक्ट्रॉन आता है कहीं से भी तो लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, इस टाइप से। अब यहाँ से एक बात समझना ध्यान से, देखिए एक बंदा है जिसका नाम है बामर। क्या नाम है दोस्तों, बामर। एक बंदा है जिसका नाम है बामर। सन 1885 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोस्तों प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पर, प्रायोगिक प्रेक्षणों के आधार पर उन्होंने किसके लिए, तो बामर श्रेणी के लिए उन्होंने तरंग संख्या या फिर हम कह सकते हैं तरंगदैर्ध्य निकालने का एक सूत्र दिया। कैसे, ये वो सूत्र क्या था वो ध्यान रखना। देखिए बामर नामक वैज्ञानिक था जो 1885 में उन्होंने बामर श्रेणी के लिए, किसके लिए, बामर श्रेणी भी बोल सकते हैं या दृश्य क्षेत्र के लिए भी बोल सकते हो, तो बामर श्रेणी के लिए तरंग संख्या को दर्शाते हैं न्यू बार से, इसको बोलते हैं न्यू बार, ये हो जाएगा। या इसको हम कह सकते हैं तरंगदैर्ध्य। अब तरंगदैर्ध्य होगा वो इन्वर्स होगा, 1/λ होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था जब तरंग संख्या, तरंगदैर्ध्य क्या होता है, आयाम क्या होता है, वो सारी चीज़ पढ़ाई थी। तो मैंने आपको बताया था कि जो तरंग संख्या होती है, तरंग संख्या वो 1/λ के बराबर होती है, ये चीज़ है।
तो दोस्तों या तो आप लोग तरंग संख्या के लिए ये लिखो या फिर तरंग दैर्ध्य के लिए 1/λ लिखो। तो उन्होंने सूत्र दिया बराबर ये है, या तो न्यू बार या 1/λ बराबर 109,677 1/, देखना ध्यान से समझना, 1/, यहाँ पर उन्होंने दिया दोस्तों 2 का स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर कैसे हो सकता है, क्योंकि दोस्तों मैं भी बताऊंगा आगे, अभी फिलहाल मैं इतना लिखता हूँ, ठीक है। -1/n2 का स्क्वायर या n का स्क्वायर, n2 का स्क्वायर ही कर देता हूँ मैं, ठीक है, प्रति सेमी, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स है। तो दोस्तों बामर नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने सन 1885 में एक प्रायोगिक प्रेक्षणों के आधार पर, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने तरंग संख्या बामर श्रेणी के लिए तरंग संख्या या तरंग दैर्ध्य का एक सूत्र दिया 109,677 1/2 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसकी जगह पर आता है n1। दो चीज़ें होती है, एक होता है n1 और दूसरा चीज़ होता है n2। n1 का मतलब दोस्तों होता है जो उसकी मूल ऊर्जा स्तर है, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर इसको बोलते हैं, जी इलेक्ट्रॉन जहाँ पर हैं। या फिर आप कह सकते हो कि n1 क्या है, जैसे लाइमन श्रेणी के लिए n1 1 हो जाएगा, बामर श्रेणी के लिए n1 2 हो जाएगा, पाशन श्रेणी के लिए n1 3 हो जाएगा, ब्रैकेट के लिए 4, फुंड के लिए 5 और हम्फ्री के लिए 6, इस टाइप से होगा। तो जैसे हमने बामर श्रेणी लिखा है तो बामर श्रेणी के लिए n1 कितना होगा 2। n2 क्या हो सकता है, तो n2 होता है उच्च ऊर्जा स्तर, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं भी गया हो। इस n1 बराबर 2 है, अब इलेक्ट्रॉन कहीं भी गया हो, या तो वो 6 वाले कोश में गया या 5 वाले में या 4 वाले में या इनफाइनाइट में गया हो, तो यहाँ पर इसके जो मान होते हैं दोस्तों, वो मान या तो 2 के आगे वाला 3 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है, इस टाइप से इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है, जो कि एक पूर्णांक होता है, ये संख्या होती है वो। अब इस सूत्र के बारे में और एक वैज्ञानिक आता है, और इस सूत्र में कौन कौन क्या है वो मैं लिखता हूँ, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों देखिए, बामर नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने ये फर्स्ट में आया था, उन्होंने ये सूत्र दिया। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आता है सेकंड, यहाँ पर मैं सेकंड लिख रहा हूँ, जोहान्स रीडबर्ग। कौन आता है? जोहान्स रीडबर्ग। जोहान्स रीडबर्ग नामक वैज्ञानिक आता है, उन्होंने सभी श्रेणियों के लिए, ध्यान रखना इस बात को, सभी श्रेणियों के लिए उन्होंने सूत्र दिया, सभी श्रेणियों के लिए। वो सूत्र क्या है? तो वो सूत्र हो जाएगा दोस्तों, तरंग संख्या या तरंग दैर्ध्य न्यू बार, या इसको आप लिख सकते हो, या करके मैं लिख देता हूँ, या 1/λ बराबर 109,677, ऐसे याद रखना थोड़ा इजी है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही बोलता हूँ। एंड 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को उन्होंने एक नियतांक का मान बताया, और वो नियतांक था RH। इस RH को उन्होंने कहा मेरा नियतांक है, जो कि है रीडबर्ग स्थिरांक, रीडबर्ग नियतांक या स्थिरांक, रीडबर्ग कांस्टेंट। और रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है। तो सूत्र हो जाएगा न्यू बार बराबर, इसकी जगह पर मैं इसको लिखूंगा RH एंड 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर पर सेमी, ठीक है। अगर दोस्तों इस सूत्र में हम लोग बात करें तो इस सूत्र में कौन कौन क्या है ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एक तो न्यू बार का मतलब होता है तरंग संख्या, तरंग संख्या। RH का मतलब लिख दिया रीडबर्ग नियतांक। N1 का मतलब क्या होता है? N1 का मतलब होता है निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर।
और N2 का मतलब क्या होता है? तो N2 का मतलब होता है उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर। क्लियर है यहाँ तक? अब दोस्तों यदि हम लोग इस सूत्र को हाइड्रोजन परमाणु के लिए करें, और बात आगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए लिखें, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए लिखने पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है उसमें हम एक गुणा कर देंगे जो कि परमाणु क्रमांक है, यानी कि किसी भी परमाणु के लिए, जैसा हाइड्रोजन परमाणु की बात की मैंने, वैसे किसी भी परमाणु के लिए हम बात कर सकते हैं, जैसे बेरिलियम, लिथियम, किसी भी परमाणु के लिए तो उसका परमाणु क्रमांक होता है वो यहाँ पर आएगा गुणे में। तो इसके लिए सूत्र बन जाएगा न्यू बार बराबर RH रीडबर्ग कांस्टेंट Z स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर पर सेम। ये सूत्र हो जाएगा। मैंने आपको पहले से ही बताया था, मतलब पहले से ही कहा था कि दोस्तों ये सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, इसका जो डेरिवेशन होगा वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो भी हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है इसके बारे में। इसके अलावा दो वैज्ञानिक थे, एक था बामर, और उन्होंने बामर श्रेणी के लिए सूत्र दिया, ठीक है, तरंग दैर्ध्य या तरंग संख्या निकालने का। और इसके बाद में आया जोहान्स रीडबर्ग ने, उन्होंने क्या किया, सभी श्रेणियों के लिए, जहाँ पर जितनी भी श्रेणियाँ उनके लिए तरंग दैर्ध्य या तरंग संख्या, हालांकि यहाँ पर तरंग संख्या मैंने लिखा है दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है तरंग दैर्ध्य के लिए, ठीक है, तरंग दैर्ध्य। तो चाहे तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1/λ, ओके, ये कर सकते हैं। तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का सूत्र दिया उन्होंने। यहाँ पर जो भी मान था उसको उन्होंने रीडबर्ग कांस्टेंट कहा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो कैसे आई है वो मैं आपको जब डेरिवेशन करवाऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना सूत्र याद रखना, ये वाले दो सूत्र याद रखना, और अगर बामर के लिए याद रखो तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। अब अगले वीडियो में हम बोर का मॉडल और उसके दोष की बात करेंगे, और उसके अगले वीडियो में इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा है वो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।